हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नज़दीक और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो नेत्र का वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके हम नज़दीक की वस्तु और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, तो इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पे पहला देखिए, चालक तार की लंबाई पर। तार की लंबाई जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे देखिए चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर चालक तार की लंबाई जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अगर चालक तार की लंबाई जितना ही कम होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, चालक तार की मोटाई पर। तार जितना ही मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और तार जितना ही पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और दूसरा किस पे निर्भर करता है। तो चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है। अगर तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और तार जितना ही पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और तीसरा देखिए, चालक के ताप पर। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ पर देखिए तीसरा बात किस पे निर्भर करता है। तो चालक के ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला जो होता है ये चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, और जो दूसरा होता है ये चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है, और जो तीसरा होता है ये चालक के ताप पर निर्भर करता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके गुण और उपयोग को लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण क्या है और इसके गुण और उपयोग को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या है। तो यदि शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण क्या है। तो जब हम शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि विरंजक चूर्ण क्या है। अब हम यहाँ पे विरंजक चूर्ण के गुण के बारे में समझेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला गुण, विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण है, इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है। जो विरंजक चूर्ण होता है ये पीले रंग का चूर्ण होता है और इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है। तो ये हो गया पहला गुण। अब हम यहाँ पे दूसरा गुण देखेंगे। यह जल में घुलनशील लेकिन
लेकिन पूरी तरीके से जल में नहीं घुलता है। जो बिरंजक चूर्ण होता है ये जल में घुलनशील होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से जल में नहीं घुलता है। तो ये हो गया दूसरा गुण। अब हम यहाँ पे तीसरा गुण देखेंगे। ये वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस को खो देता है। तो यहाँ पे हम बिरंजक चूर्ण के गुण को समझ लिए। अब हम यहाँ पे बिरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला उपयोग। तो यहाँ पे देखिए बिरंजक चूर्ण का पहला उपयोग है कागज और तथा कपड़ा उद्योग में बिरंजक के रूप में। तो यहाँ पे देखिए बिरंजक चूर्ण का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो कागज तथा कपड़ा उद्योग में हम बिरंजक के रूप में करते हैं। तो ये हो गया पहला उपयोग। अब हम यहाँ पे दूसरा उपयोग देखेंगे। पेयजल के रीगाणुओं को नष्ट करने में बिरंजक चूर्ण का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो जो पीने वाला जल होता है उसके रीगाणुओं को नष्ट करने में यानी मारने में करते हैं। तो ये हो गया दूसरा गुण। अब हम यहाँ पे तीसरा गुण देखेंगे। यह क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो बिरंजक चूर्ण का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि बिरंजक चूर्ण क्या है और इसके गुण और उपयोग को लिखें। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि दृष्टि दोष क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दृष्टि दोष क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। और दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है अबिंदुकता। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब किसी भारी तत्व के परमाणु में निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन प्रवेश करते हैं तो यह नाभिक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। जब यह नाभिक 2 टुकड़ों में टूटता है तो भारी मात्रा में तापीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो इसे ही नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहा जाता है, तो जब किसी भारी तत्व के परमाणु में निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन यानी कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन जब इसमें प्रवेश करते हैं तो जो ये नाभिक होता है ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और ये जब नाभिक 2 टुकड़ों में टूट जाता है तो बहुत ही अधिक मात्रा में तापीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और नाभिकीय विखंडन किस में होता है, तो यूरेनियम में होता है, थोरियम में होता है, प्लूटोनियम आदि में होता है नाभिकीय विखंडन। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है यानी क्यों जरूरी है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जीवों में संचालन, वृद्धि, अनुरक्षण आदि कार्यों के लिए जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ता है। इसीलिए जीवों में पोषण अनिवार्य है। तो जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है, तो जीवों में संचालन, वृद्धि, अनुरक्षण आदि कार्यों को करने के लिए जो जीव होते हैं उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो खाद्य पदार्थों से मिलता है। इसीलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर।
7 नंबर प्रश्न है कि हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल तथा खनिज लवण लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हरित लवक की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी खुद से बनाते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये भी प्रश्न आपको समझ में आ भी गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि रंध्र एवं वात रंध्र किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रंध्र एवं वात रंध्र किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रंध्र किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों की पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो रंध्र किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों की पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपको रंध्र समझ में आ गया होगा। रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि वात रंध्र किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों की छालों पर गैसों के विनिमय के लिए पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। तो वात रंध्र किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों की छालों पर गैसों के विनिमय के लिए पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। और जो वात रंध्र होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधों की छालों पर पाए जाते हैं। और जो रंध्र होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रंध्र एवं वात रंध्र किसे कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि श्वासोच्छ्वास को परिभाषित करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको श्वासोच्छ्वास को परिभाषित करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वह क्रिया जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, तो इसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। तो वह क्रिया जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं शरीर से, तो इसे ही क्या कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग को बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एमीटर का उपयोग हम परिपथ में विद्युत धारा को मापने में करते हैं। एमीटर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो विद्युत परिपथ में हम विद्युत धारा को मापने में करते हैं। जबकि वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने में करते हैं। तो वोल्ट मीटर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो विभवांतर को मापने में करते हैं। और एमीटर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो परिपथ में विद्युत धारा को मापने में करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है।
तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट का रिजल्ट भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और कौन सा टेस्ट देना है तो उसी दिन का टेस्ट देना है। तो यहाँ पे देखिए आज यहाँ पे 22 तारीख है, तो आप लोग को यहाँ पे 22 तारीख वाला टेस्ट आपको देना है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो ये टेस्ट है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन दिख रहा है, तो इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। तो आप लोग यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इस टेस्ट में टोटल 20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। तो देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला प्रश्न है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानशील और ईमानदार था। तो इस पे आपको टिक लगा देना है और ये अभी नहीं बताएगा कि सही है कि गलत है, ये आपको लास्ट में हम जब टेस्ट देंगे उस समय बताएगा। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगेगा उस पर आपको टिक करना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था, तो सोने का कंगन दिखा रहा था। तो इस पे आपको टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है और ऐसे ही आपको करके टोटल 20 प्रश्न बना देना है। और जो टेस्ट का टाइम होता है ये सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक होता है। तो अब अगर अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट आप लोग दे लीजिएगा। तो ऐसे आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा और लास्ट में आएगा सी रिजल्ट, तो आप लोग वहाँ पे रिजल्ट देखिएगा तो परसेंटेज में दिखाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 3 बजे वीडियो बना के जो टॉपर होते हैं उनका नाम लिया जाता है और उसके बाद पीडीएफ और रिजल्ट यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। जैसे कल का यहाँ पे देखिए हिंदी का रिजल्ट अपलोड हुआ था, बस यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, आपका रिजल्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और अपना रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।